दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग अब अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप लोगों ने अर्थमेटिक में पूरा एंजॉय किया होगा मैथ्स को और किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आई होगी। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से पार्ट को जिसका नाम है ज्योमेट्री। और आज से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। दोस्तों आज की जो हमारी ज्योमेट्री की क्लास होगी ना, उस ज्योमेट्री की क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल। जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, रेखा और कोण। तो हम आज की क्लास में रेखा और कोण पढ़ेंगे। आज की पूरी क्लास में हम लोग रेखा क्या होती है, रेखा से रिलेटेड क्या क्या बातें हमको ध्यान होनी चाहिए, कोण क्या होते हैं, कोण की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के कोण होते हैं, और वो सारी बातें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो बेसिक बातें हैं ना लाइंस और एंगल के बारे में, जो हमारे को ध्यान रहनी चाहिए, वो सारी बातें हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमको बेसिक बात पता नहीं होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेखा से चीजों को पढ़ना। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है ना, वो ये है, उस टॉपिक का नाम ही पहला पॉइंट, या इसको बोला जाए बिंदु। तो किसे कहते हैं बिंदु? सबसे पहले उसकी परिभाषा, जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं मापा जा सकता है उसे कहते हैं बिंदु। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आप नहीं नाप सकते हैं ना, वो कहलाता है बिंदु, एक पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई पॉइंट लिखा मैंने, अब आप इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को नहीं माप सकते हैं, तो ये कहलाता है बिंदु। एकदम बेसिक से ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर एक बात का जवाब देते हुए, हर एक बात को सीखते हुए हम लोग चलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। थोड़ा सा बेसिक चलेगा जब कि सर ये बिंदु और ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि सब बातें आपके काम की है। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक बातों को सिखाता हुआ चलूंगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बिंदु है, बिंदु को हमने नाम दे दिया ए, तो ये हमारा हो गया एक बिंदु ए। तो बिंदु की परिभाषा मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब जरा चलते हैं आगे। बिंदु के बाद आते हैं हम लोग रेखा के बारे में। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे पॉइंट को अगर आपस में मिला दिया जाए, अगर एक रेखा पर बहुत सारे पॉइंट स्थित है तो उनसे मिलाए हम लोग तो वो बनाएंगे बिंदु। तथा इसकी केवल लंबाई होती है। इस प्रकार एक रेखा को कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यानी किसी भी रेखा को अगर हम बताना चाहते हैं ना, तो किसी रेखा पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं और किसी भी रेखा के अंत बिंदु कोई भी नहीं होगा, माने वो अनंत तक रेखा जा सकती है। इसका मतलब मेरे दोस्त रेखा कैसी होगी, जरा मैं आपको डेफिनेशन में बताना चाहता हूं कि रेखा किस प्रकार की होगी। देखिए इस तरह की रेखा होंगी। अच्छा, इस रेखा के है ना, इस साइड भी है ना, ये ऐसा सिंबल होगा एरो का, मतलब रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, दोनों तरफ जा सकती है, बढ़ती जा सकती है दोनों साइड, और इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो रेखा का ये सिंबल होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि सर रेखा जो होती है ना, बहुत सारे अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इनफाइनाइट तक जा सकती है रेखा, इसलिए हम इसको कहते हैं रेखा, ये कहलाती है रेखा। ठीक है, अब आते हैं आगे कि सर किरण क्या होती है, रे या किरण। तो दोस्तों किरण का है ना एक अंत बिंदु होता है, किरण जो भी होगी उसका एक अंत बिंदु जरूर होगा। इस बात को जरा ध्यान रखना कि किसी भी किरण का, रेखा और किरण में यही अंतर है कि रेखा के दोनों तरफ में कोई अंत बिंदु नहीं, लेकिन रेखा का, किरण का एक अंत बिंदु होगा। जैसे ये मैंने आपके पास सामने एक बनाया है डायग्राम, तो इस डायग्राम में ये किरण है जबकि ये रेखा है, इसके दोनों तरफ अंत बिंदु कहीं भी नहीं है, जबकि इसके एक साइड अंत बिंदु है। जैसे यहाँ पे एंड हो गया, अब इसके पीछे नहीं जा सकती रेखा, ये इसके आगे ही जाएगी, तो ये कहलाता है हमारे लिए किरण।
तो किरण और रेखा में आपको अंतर समझ में, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह आ गया कि हाँ सर ये किरण और ये रेखाखंड समझ में, रेखा समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया तो अगला टॉपिक है हमारा रेखाखंड। अब जरा समझते हैं कि रेखाखंड होता क्या है। तो दोस्तों रेखाखंड क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन ये है, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं, किरण का एक अंत बिंदु होता है, और रेखाखंड के दोनों साइड अंत बिंदु होंगे, दोनों साइड एंड पॉइंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए हमने डायग्राम बनाया एक रेखा का, ये हमारे पास कोई रेखा आ गई, तो इस रेखा के दोनों साइड एंड पॉइंट्स होंगे। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ये और ये, तो ये कहलाएगा एक रेखाखंड, माने रेखा का एक टुकड़ा कहलाता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इसको मैंने ये नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने बी नाम दे दिया, तो ये हमारे पास कहलाता है रेखाखंड। मुझे लगता है कि बात एकदम आराम से समझ में आ रही है। यहाँ सर बिंदु समझ में आ गया, रेखा समझ में आ गई, किरण समझ में आ गई, और अब रेखाखंड भी आपने समझाया, तो हमको बहुत आराम से इन बारीकियां समझ में आ रही है और एक एक बात एकदम क्लियर होती जा रही है। अब जरा आगे चलते हैं, और आगे जो है ना हम लोग थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं, हमारा जो टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाएं क्या होती है वो समझते हैं। टॉपिक है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होंगी, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बने, या दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटे, वो कहलाती है लंबवत रेखाएं। दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हो, माने अलग अलग समतल में स्थित नहीं होनी चाहिए, एक ही समतल में स्थित हो, और एक दूसरे को समकोण पर, समकोण का मतलब होता है, इस समकोण का मतलब होता है इनके बीच में कोण होना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री पर काटती है, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत रेखाएं कहलाती है। वो कैसी रेखाएं कहलाएगी, लंबवत। जैसे एग्जांपल से बताइए सर। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा हो गई, और दूसरी रेखा जो मैंने यहां से ली है उसको जरा समझना। ये मैंने एक रेखा ली है, ये मैंने एक रेखा ली है, ठीक है। तो दोनों रेखाएं जो है ना वो परस्पर कैसी हो गई, लंबवत हो गई। क्यों हो गई लंबवत, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। जैसे मान लीजिए ये रेखा हमारे पास, ये पॉइंट मान लिया हमने O है, ये हमारे पास A है, और ये B है, तो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरीके से ये और ये रेखा भी क्या हो गई, लंबवत हो गई। तो दो रेखाएं अगर लंबवत है तो उनके बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री या समकोण बनेगा, 90 डिग्री या समकोण। तो ये लंबवत रेखाओं की बात भी आपको समझ में आ गई कि हाँ सर एकदम आराम से चीजें समझ में आ रही है कि लंबवत रेखाएं क्या होती है। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। कि समांतर रेखाएं सर क्या होती है, तो दोस्तों दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हो और उनका कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु नहीं हो, तो समांतर रेखाएं कहलाती है। दो रेखाएं अगर किसी समतल में स्थित है और उनका कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद रेखा नहीं है, तो पैरेलल लाइंस होंगी। माने दो रेखाएं समांतर रेखा तब कहलाती है जब दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे, कभी भी नहीं काटे, और साथ में अगर वो कभी भी नहीं काटते तो उनके बीच में कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री, कोण बनेगा ही नहीं उनके बीच में, तो वो रेखाएं कहलाती है समांतर। सर डायग्राम बना के बताओ, ऐसा समझ में नहीं आया तो देखो डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक रेखा मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, एक रेखा मान लीजिए हमारे पास ये आ गई, तो रेखाएं कैसी हो गई हमारे पास, तो मेरे दोस्त ये जो रेखाएं आ गई ना, दोनों हमारे लिए समांतर रेखाएं हैं। दोनों कैसी है, समांतर रेखा। ये किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक रेखा हमने इधर, एक रेखा हमने इधर बना दिया, तो दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है।
आराम से देख लो, दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो दो रेखाएं ये एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। तो ये जो रेखाएं हमारे पास आई है ना, इसको हम बोले, इसको मान लीजिए मैं ए बी बोलता हूँ और इसको बी सी बोलता हूँ, इसको सी और इसको डी बोल रहा हूँ मान लीजिए। तो ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। तो लिखेंगे हम लोग ऐसे कि ए बी रेखा समांतर, समांतर का सिंबल होता है ऐसी खड़ी दो लाइनें, ये कहलाता है समांतर का सिंबल, है ना। तो ए बी अगर समांतर है सी डी के, तो आपको कभी क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ आएगा। इस पूरी बात को समझना, इसका मतलब होता है ए बी सी डी के समांतर है। तो सिंबल में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि रेखा ए बी सी डी के समांतर है। अगर ए बी जो है वो सी डी के समांतर, तो उसको ऐसे लिखेंगे और इस प्रकार से मैथमेटिकली लिखा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दो खड़ी लाइनें ऐसी बनाई है ना, इसका मतलब है मेरे दोस्त ए बी सी डी के समांतर है। अगर इसी तरह से मान लो कि सर है ना, इसको अगर एक्स वाई नाम दिया जाए, इसको एक्स, इसको वाई, इसको डब्लू और इसको जेड नाम दे दिया जाए, मान लो ऐसा नाम देते हैं, तो ये जो एक्स वाई है वो डब्लू जेड के समांतर है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि सर एक्स वाई समांतर है डब्लू जेड के, डब्लू जेड के। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, माने उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ये बात आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए। मुझे लगता है कि समांतर रेखाएं समझ में आ गई। अब आते हैं आगे, कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइन या संपाती रेखाएं क्या होती है सर, ये समझाइए आप। तो देखिए, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, पूरी तरह से ढक ले, वो कहलाएगी हमारे पास संपाती रेखाएं। याद रखिएगा, पूरी तरह से ढक ले यानी उनकी लंबाई बराबर होगी। जैसे जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक रेखा जो है ना हमारे पास ये आई, मान लेते हैं एक रेखा ये आई, और दूसरी रेखा मैंने मान लीजिए ये बनाया, है ना, ये बनाया, और मैंने कहा कि ये रेखा जो है ना इसको पूरी तरह से ढक रही है। थोड़ा सा अपन इसको चेंज कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये रेखा है ना इसको पूरी तरह से ढक रही है। तो ये दोनों रेखाएं हमारे पास आएगी ना, ये कहलाएगी संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमारे पास कहलाएगी दोस्तों संपाती रेखाएं। ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दो रेखाएं ऐसी है जो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेंगी हमारे पास, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर, दो रेखाएं एक दूसरे को अगर संपाती होंगी तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी बल्कि ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो ये कहलाती है रेखाएं संपाती। तो जैसे इसको हम बोल सकते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। तो संपाती और समांतर का मतलब भी समझ में आया कि दो समांतर रेखाएं तब होंगी जब एक दूसरे को दोनों कभी भी काटेगी नहीं। लेकिन अगर संपाती रेखाओं की बात की जाएगी तो दो रेखाएं उसको अनंत बार एक दूसरे को काटेगी। देखो, एक के ऊपर ही एक आ गई, तो अगर एक रेखा के ऊपर एक रेखा आ गई तो उसको कितनी बार काटेगी, अनंत बार काटेगी। एक रेखा दूसरी रेखा को अनंत बार काटेगी, तो वो कहलाएगी संपाती रेखा, माने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो वो कहलाएगी संपाती। तो मुझे लगता है कि आपको समांतर रेखा और संपाती रेखा की बात एकदम समझ में आ गई। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम पढ़ते हैं एक एक बात को, एक एक सारी बेसिक बातें मैंने आपको जो लाइंस और एंगल से रिलेटेड है वो सब यहाँ सिखा दूंगा। और अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ये पूरी बातें समझ में आ जाएगी ना, डेफिनेटली उनके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा बन जाएगा।
एकदम आसान होगा क्वेश्चन, क्योंकि ज्योमेट्री की खास बात पता है क्या है, क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल होते हैं और उसमें बहुत सारा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देंगे ना तो डेफिनेटली ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जो स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़ने से घबराते भी है कि ज्योमेट्री हमको समझ में नहीं आती है, हम क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन आप डेफिनेटली अगर सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू फॉलो करोगे ना आप, तो मेरा पूरा दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप ज्योमेट्री में बाकी लोगों से, जो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं ना, उन सभी लोगों को ज्योमेट्री में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात को पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को इतना बढ़िया आसान तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको मज़ा आ जाए। जो ज्योमेट्री आप पढ़ने से घबराते थे, जो आपको डर लगता था ना, वो एकदम आसान आप बना के आपके मैं पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो बेसिक बातों को जरूर ध्यान से आप सीखते हुए चलना। आइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइंस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं। संपाती अलग है, संगामी अलग है। संपाती एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन, संगामी कॉन्करेंट लाइन। इसके जैसा कि नाम है ना उसी से समझ में आएगा, संगामी। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से शुरू होने वाली बहुत सारी लाइंस। संगामी का मतलब हुआ एक ही बिंदु से गुजरने वाली बहुत सारी लाइन या स्टार्ट होने वाली बहुत सारी लाइंस, वो कहलाती है हमारी संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाओं की डेफिनेशन जैसा नाम है वैसा ही है कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है यदि वे सभी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है। एक ही अगर कॉमन पॉइंट से तीनों रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरे तो उसको कहते हैं संगामी रेखाएं। जैसे डायग्राम बना के बताओ, ऐसे समझ में नहीं आता है तो डायग्राम बना लेते हैं। ये एक रेखा हो गई, मान लीजिए आपके पास ये एक रेखा है, मान लीजिए मेरे दोस्त ये एक आपके पास रेखा है, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक रेखा थी हमारे पास, एक रेखा ये थी, ये 3 रेखाएं, जैसे नाम दे दिया हमने, इसको ए, इसको बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको हमने बोला ई और एफ। तो ये जो 3 रेखाएं एक दूसरे को आप देखोगे ना तो एक ही बिंदु से गुजर रही है या एक ही बिंदु से पास हो रही है। 3 या 3 से अधिक रेखा अगर एक ही बिंदु से गुजरे, मान लो इस बिंदु को मैं ओ नाम दे दूं, तो ये कहलाएगी संगामी रेखाएं। और ये जो बिंदु आता है इसको बोलते हैं संगामी बिंदु। इस ओ का नाम क्या होगा, संगामी बिंदु। संगामी बिंदु, कॉन्करेंट पॉइंट, संगामी बिंदु। तो ध्यान रखना ये कहलाता है संगामी रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे तो उसको बोलेंगे संगामी रेखा। तो मुझे लगता है आपको संगामी रेखाएं एकदम समझ में आ गई कि संगामी रेखा क्या होती है। अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी संरेख बिंदु क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदु। संरेख जैसा कि नाम है, संरेख या कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक बिंदु, तो संरेख बिंदु की बात कर रहे हैं, संगामी रेखा नहीं, संरेख बिंदु। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पे स्थित हो जाए तो उसको बोलते हैं संरेख बिंदु, यानी कि कोलिनियर पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक रेखा बनाई ऐसी, और इस रेखा के अंदर मान लीजिए कि मैंने ये कहा आपसे कि 3 बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। आप अगर देख पा रहे हो तो तीनों बिंदु कहाँ हैं, एक ही रेखा पे। 3 से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, तो 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पे स्थित हो तो कहलाते हैं संरेख बिंदु, यानी कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि अतः बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी संरेख बिंदु होंगे। संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है क्योंकि तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। अगर 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो
जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु है ना, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है, और एक बिंदु यहाँ है। मान लीजिए इसको x, को y, और इसको हमने z नाम दे दिया। तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो इनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि असंरेख बिंदु। असंरेख, तो ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ सर, इसको असंरेख बिंदु कहेंगे। तो संगामी रेखाएं और संरेख बिंदु दोनों भी टॉपिक आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक में। अगले में आपके पास कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें है ना डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो डायरेक्टली जो बातें एग्जाम में पूछी जाती है ना, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। और इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है, पहला पॉइंट तो ये है कि एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनंत बिंदु होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, यानी एक रेखा इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलकर बनती है। ये बात हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। बस उसी बात को मैंने समराइज करके लिख दिया है, ताकि कुछ बातें जो एग्जाम में कई बार कई एग्जाम्स में जो डायरेक्टली पूछी जा चुकी है ना, उन बातों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको बस एक बार पता होना चाहिए, एक बार आप पढ़ोगे चीजें याद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है, दो भिन्न रेखाएं, विभिन्न रेखाएं, रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अधिकतम एक ही होता है। माने दो रेखाएं अगर है ना, दो रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बार ही काटेगी। आप ये मत कहना कि सर देखो, मैं तो सर ये मेरी रेखा देखो 3 बार काट गई। तो मेरे दोस्त, ये रेखा नहीं है, ये कहलाता है कर्व। एक तो रेखा है, लेकिन ये क्या है, इसकी कर्व है, यानी वक्र है, ये रेखा नहीं है। तो इसको रेखा बोलना गलत है। अगर दो रेखा है ना, तो एक दूसरे को अधिकतम एक बार ही काटेगी, एक ही बिंदु पर काटेगी। दो रेखाएं अगर है तो दोनों एक दूसरे को अधिकतम एक बार काटेगी। ये बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कई स्टूडेंट ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो अनंत बिंदु लिख के आते हैं, जो कि गलत है ना। तो ये बात जो है कई एग्जाम्स में जो पूछी जा चुकी है, उन सब बातों को मैंने समराइज करके एक जगह लिखने की कोशिश की। आते हैं आगे थर्ड पॉइंट में। एक दिए गए बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, जिन्हें संगामी रेखा कहते हैं। जो हमने बात पढ़ ली थी कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है, एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये गुजरी, एक ये गुजरी, एक ये गुजर गई, एक ये गुजर गई। तो आप कितनी रेखाएं गुजार सकते हो? अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। तो एक बिंदु से हम लोग अनंत रेखाओं को गुजार सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये सारी रेखाएं कैसे क्या कहलाती है? क्योंकि एक ही बिंदु से गुजर रही है, इसलिए इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, केवल एक रेखा किन्हीं दो विशेष बिंदु से होकर गुजर सकती है। माने एक रेखा जो होती है ना, वो दो स्पेशल पॉइंट से गुजर सकती है। माने कुल मिला के अगर कहा जाए तो मेरे दोस्त, अगर मुझे दो बिंदु ये दिए हुए हैं, तो मैं इन दोनों को मिला के एक रेखा बना सकता हूँ। ये देखिए, तो एक रेखा जो है ना, वो दो स्पेशल पॉइंट से गुजरती है। माने एक बिंदु से एक रेखा नहीं बनेगी, दो बिंदु को मिलाने पर एक रेखा बनेगी। ये हमारा फोर्थ पॉइंट कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, मुझे लगता है कि फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आया। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। जब दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। ये बात हमने पढ़ लिया कि संरेख बिंदु क्या होंगे। जब दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं तो उनको बोलते हैं संरेख बिंदु। कहानी समझ में आ गई? हाँ सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई अन्य प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है। इस बात को जरा समझते हैं कि जब भाई साहब जब हमारे पास है ना, दो से अधिक समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे, तो वो जो तिर्यक रेखा होती है ना, वो अनुपात में बराबर होती है। तो मैं आपको जरा छठा पॉइंट जो है ना आपका, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बात कैसे होती है ना। जरा हम इसको समझते हैं, आइए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको समझा रहा था दो समांतर रेखाएं। जैसे मान लीजिए आपके पास
ये एक रेखा आ गई और इसके समांतर रेखा मैंने एक और ले लिया, ये इसके समांतर मैंने एक और रेखा ले ली। दो से अधिक समांतर रेखाएं मैं दो से अधिक समांतर रेखाएं ले रहा हूं। अगर ये दो से अधिक जो समांतर रेखाएं हैं, इनको अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा अगर काटती है, जैसे मान लीजिए एक रेखा आई ऐसे, एक रेखा आगे मान लीजिए आपके सामने ये, एक रेखा मान लीजिए आई आपके पास ये। अगर दो से अधिक समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाएं काटती है, मान लेते हैं कि जिन बिंदुओं पर काट रही है ना, वो मेरे तो बहुत काम का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज होगा क्वेश्चन में, जरूर ध्यान रखना। तो ध्यान से समझना कि दो से अधिक समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखाएं काटती है, तिर्यक रेखा माने तिरछी रेखा इस प्रकार से अगर काटे, है ना, ये तिरछी रेखा इस प्रकार से काटे, तो जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु हमारे पास, इस बिंदु का हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु हमारे पास ए है, ये हमारे पास बिंदु इस पे काटती है बी है, और ये बिंदु सी है। इधर नाम दे देते हम लोग डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। तो ये बात जो ये लाइन है ना, वो ये कह रही है कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को अन्य प्रतिच्छेदन रेखाएं काटती है तो संगत अंतःखंड का अनुपात बराबर होता है। सर अब इसमें है ना, हमारे को ये बात समझाओ सर, यहां से जाते समय यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई अन्य प्रतिच्छेदन रेखाएं काटती है। दो प्रतिच्छेदन रेखाएं काटे, तीन काटे, चार काटे, उसमें दिक्कत नहीं, यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। संगत अंतःखंड क्या होते हैं ये बताओ, आप ये बताओ, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे दोस्त संगत अंतःखंड है ना, ये होता है। अंतःखंड का मतलब कोई भी रेखा है ना, उसका जो एक टुकड़ा है ना, जो रेखाखंड कहलाता है, वो तो रेखाखंड, जैसे ये रेखा है, तो अगर ये हिस्सा मैं काट लूं तो रेखाखंड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस रेखाखंड, इस रेखा की बात करूं, तो इस रेखा में जो ये टुकड़ा आ रहा है ना, ये वाला, अब ये टुकड़े को काट के मैंने अलग नहीं किया है, इसके अंदर ही है, तो ये कहलाता है अंतःखंड, अंदर किया हुआ खंड, अंतःखंड। तो ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, अंतःखंड कहलाएगा। तो ए भी हमारे पास क्या है, अंतःखंड। अब इसका संगत अंतःखंड कौन सा होगा, डीई होगा। इसी तरीके से संगत अंतःखंड कौन सा होगा, बीसी, और इसका संगत अंतःखंड कौन सा होगा, ईएफ होगा। बात समझ में आ रही, हाँ सर अब समझ में आ गया। तो ये कहलाता है मेरे भाई संगत अंतःखंड। ए बी का संगत अंतःखंड डी, और बीसी का संगत अंतःखंड ईएफ होगा। तो यही कह रहा है कि संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है, संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अनुपात लें कि सर ए बी बटा बी सी, मान लीजिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं कि सर ए बी बटा बी सी, तो मेरे दोस्त ये जो ए बी बटा बी सी है ना, वो इनके संगत अंतःखंड, तो ए बी के संगत कौन सा है, डीई, तो ये बराबर होगा डीई बटा ईएफ, डीई बटा ईएफ के। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाँ सर ये बात मुझे समझ में आ गई, ये बात मुझे समझ में आ गई कि सर एकदम अच्छे से कि जो आप बताना चाह रहे हो ना, का क्या मतलब है। का मतलब मेरे दोस्त यही था कि आप ये लाइन ध्यान रखें कि जो संगत अंतःखंड होते हैं वो बराबर होते हैं। दो रेखाओं, दो से अधिक रेखाओं को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, तो उनसे बने हुए संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है। ये बात समझ में आई। अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आया कि सर ये तो बात सही है, आप मुझे बताओ कि सर संगत अंतःखंड तो ये छोटा वाला और ये बड़ी वाली भुजा, ये भी तो अंतःखंड ही है। बिल्कुल है। तो मेरे दोस्त इससे जो दूसरा आंसर आया ना, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि सर मैं अगर इधर ए बी ले लूं और फिर ये पूरी बड़ा, ये भी तो अंतःखंड है ना, एसी का, बिल्कुल सही है, ये भी अंतःखंड होगा। तो ये एसी, ये किसके बराबर होगा सर, तो बताओ, ए बी डी का संगत अंतःखंड है, और एसी का संगत अंतःखंड कौन सा है, ई डी एफ। तो ए बी का जो अनुपात लेंगे तो वो आ जाएगा डी ई, और बटे में, क्योंकि यहां से हमने बड़ा साइड लिया है एसी, तो यहां से भी बड़ा लेंगे डी एफ, बड़ा लेंगे डी एफ। ये हमारे दोस्त इसका आंसर आ जाएगा। तो तीसरा भी सही होगा।
अब किसी बच्चे के फिर मन में ख्याल है कि सर एक ये भी तो हो सकता है ना कि सर आप ये बड़ा साइड लो और ये छोटा लो, तब भी तो इनके मान बराबर होंगे। बिल्कुल बराबर होगा मेरे भाई। तो इसका मतलब ये तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आया कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी तो लिख लिया ना अपन ने, ए बी बटा ए सी तो ले लिया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अब आप बी सी, ये ए सी लो बड़ा वाला और बी सी लो छोटा वाला, तो क्या होगा यहां से, तो ये बनेगा ए सी बटा बी सी बराबर होगा, यहां से बड़ा साइड लिया तो यहां से भी बड़ा डी एफ बटा ई एफ, ये रेशियो भी सेम आएगा। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ सर एकदम समझ में आ गया। तो याद रखना ये बहुत काम का पॉइंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसका जरूर हम यूज करेंगे कि दो समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाएं काटे तो उनके संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा। और वो कैसे बराबर होगा वो बात मैंने आपको बता दिया। सवाल को सॉल्व करते समय ये यूज में आएगा, तब हम इसका डायरेक्ट वहां पर यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरी बात समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पॉइंट पे। तो हमने रेखाओं से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी हमने कर लिया है। अब हम आते हैं कि सर रेखाओं के बाद जरा कोण को समझते हैं, कोण क्या होता है। तो मेरे दोस्त कोण को हम समझते हैं। आइए, कोण या एंगल क्या होता है, किसी रेखा या किसी किरण को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो घड़ी की सुई होती है ना मेरे दोस्त, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा होता है एंटी क्लॉकवाइज। माने अगर किसी को एंटी क्लॉकवाइज के अंदर दिक्कत है कि सर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये जो दिशा होती है वो कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त दिशा, नहीं दक्षिणावर्त, सॉरी दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। पर मुझे लगता है आप इंग्लिश में याद रखो इसको, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा बेटर लगता है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में किसी किरण को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर तय किए गए घूर्णन के माप को माने अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन के माप को, घूर्णन के माप को कोण कहते हैं। कैसे सर, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई किरण है, ये हमारे पास कोई रे है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि सर इस रे को है ना हम घुमाते हैं, और घुमाना किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे मेरे दोस्त अगर आप चाहते हैं कि इसको इधर, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, तो देखो अगर डायरेक्शन की बात की जाए ना, तो डायरेक्शन में मेरे दोस्त एंटी क्लॉकवाइज होगा ये डायरेक्शन, ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये कहलाता है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई यही घूमती है और इसके विपरीत दिशा कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इस किरण को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, तो इसको घुमाने में जो घूर्णन का माप होगा वो कहलाता है कोण। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने इसको घुमाया, और घुमाने पर ये एक क्षण मान के चलो कि ये घूम के यहाँ आ गई, तो घूम के जो ये यहाँ आई है ना मेरे दोस्त, वो कहलाएगा मेरे लिए एंगल। जितना इसने दूरी तय की, घूर्णन माने एंगुलर मोमेंट जो किया ना इसने, जो घूर्णन किया इसने, वो कहलाएगा हमारा कोण कहलाएगा। तो इसका मतलब मेरे दोस्त जो इसने ये घूर्णन किया ना, ये वाला, ये घूर्णन कहलाएगा मेरे लिए कोण, इसको बोलेंगे कोण। और ये कहलाता है कोण जिसको सामान्यतः थीटा से व्यक्त किया जाता है। इस सिंबल का नाम होता है थीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग कोण। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किरण को घुमाया जाए तो वो कोण होता है। अब आप कहोगे कि सर अगर मान लो क्लॉकवाइज घुमा दे तो कोण नहीं बनेगा, बनेगा मेरे दोस्त, लेकिन जब उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं ना, तो वो कहलाता है धनात्मक कोण, धनात्मक कोण। लेकिन अगर मान लो इसी किरण को अगर मैं विपरीत दिशा में घुमा दूं, विपरीत दिशा में अगर मैं घुमाता हूं, मान लीजिए मैं इधर घुमा रहा हूं,
इतना ही अमाउंट मैंने नीचे की तरफ घुमाया, तो ये जो कोण बनेगा ना मेरे दोस्त, वो बन जाएगा मेरे लिए, ये जो कोण जो मेरे लिए बनेगा वो बनेगा नेगेटिव एंगल। तो यानी जब हम इसको ऊपर की तरफ घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो कोण को लेते हैं पॉजिटिव माने धनात्मक, और अगर इसको नेगेटिव दिशा में हम घुमा दें, नेगेटिव दिशा में घुमाएं, तो ये कहलाता है ऋणात्मक। यही थीटा है, और इस कोण को हम लोग किस में काउंट करेंगे, नेगेटिव एंगल में। माने ऊपर अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो याद रखना, जब ऊपर की तरफ कोण काउंट करते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ काउंट करेंगे तो नेगेटिव, माने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और नीचे की तरफ माने क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो कहलाएगा नेगेटिव एंगल। तो मुझे लगता है कि आपको कोण के बारे में बात समझ में आ गई। अब जैसे इसको मैं मान लीजिए ओ नाम दे दूं, को ए नाम दे दूं, और इसको बी नाम दे दूं, और इसको अगर ऐसा मैंने नाम दिया तो इस कोण को पढ़ेंगे कैसे, ए ओ बी, और वो कितना कोण दिया हुआ हमने, थीटा। जनरली कोण को सामान्यतः थीटा से लिखते हैं, बाकी तो बहुत सारे तरीके होते हैं, सामान्यतः थीटा, इस सिंबल का नाम होता है थीटा। लिखेंगे कैसे, एंगल का सिंबल ये होता है, ये कोण का साइन है, मतलब मैथमेटिक्स में ये सिंबल जो एल होता है ना, एल को थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ झुका दिया जाए तो वो बन जाता है एंगल, यानी कोण। तो एंगल ए ओ बी, ऐसे इसको लिखेंगे ए ओ बी, और ये कितना है एंगल, तो आप बोलोगे सर थीटा। तो कोण को नापते समय ए जो बीच में बिंदु दिया है वो बीच में लिखेंगे बी, और ए ओ और बी, बीच में ओ आ गया है ना, तो वो एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। तो इससे क्या हुआ, हमारे को पूरा ये रोटेशन मालूम पड़ गया कि सर थीटा रोटेशन। तो एंगल को मेरे दोस्त हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक बात जो एंगल की थी ना, वो समझ में आ गई कि हाँ सर, एंगल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी रेखा के या किसी किरण के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन के माप को कोण बोला जाता है। कहानी एकदम समझ में आ गई होगी, यहाँ से कोण की बात एकदम समझ में आ गई। अब अगर कोण की बात समझ में आ गई तो मेरे दोस्त अब सवाल है टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। तो कोण के अगर प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहला जो प्रकार आता है हमारे सामने वो होता है एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, माने 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आने वाला कोण कहलाता है न्यून कोण। कैसे सर, जरा डायग्राम बना के बताओ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास, मैंने आपके सामने एक कोण बनाया और उस कोण को मैं इस तरह से बनाया मैंने, तो ये जो मेरे दोस्त कोण होगा ना, आपको देख के ही लग गया होगा कि जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे दूं एक्स ओ और वाई, तो आपको देख के ही लग गया कि सर ये जो कोण है ना वो 90 डिग्री से तो कम होगा। आप नाप के देख लीजिए, तो 90 डिग्री से अगर ये कोण कम है तो मेरे दोस्त जो ये कोण आएगा ना थीटा, ये कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या निम्न कोण। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम का कोण कहलाता है एक्यूट। माने हम लोग थीटा निम्न कोण, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा यदि 0 से 90 के बीच में हो। न्यून कोण की जो बेसिकली डेफिनेशन होती है ना दोस्तों, वो यही होती है कि न्यून कोण जो होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 0 से 90 डिग्री के बीच आने वाला कोण न्यून कोण होगा। ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर, एक्यूट एंगल भी हमको समझ में आ गया कि न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 से ज़्यादा हो और 90 से छोटा हो, माने 0 से 90 के बीच का कोण। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 44 डिग्री का एंगल, कि 44 डिग्री कैसा कोण है, तो आप कहोगे सर 44 डिग्री न्यून कोण है। मैंने कहा कि आप बताइए 88 डिग्री, आप कहोगे सर न्यून कोण है। मैंने कहा 99 डिग्री, आप कहोगे सर ये न्यून कोण नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई एक्यूट एंगल। तो पहला प्रकार था निम्न कोण का, न्यून कोण का। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है राइट एंगल, समकोण। समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो, सिंपल सी बात है।
यानी थीटा अगर हमारा 90 डिग्री बन जाए, थीटा अगर मेरे दोस्त 90 डिग्री आ जाएगा तो उसको हम लोग समकोण बोलेंगे। तो 90 डिग्री डायग्राम बनाओ सर। डायग्राम कैसा बनेगा? देखो डायग्राम बहुत सिंपल है, डायग्राम में तो कोई दम ही नहीं है। देखो ये जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास एक रेखा बनाई और एक रेखा मैं बना रहा हूं ऐसे, ये, और ये दोनों रेखाओं के बीच मैंने जो कोण लिया है ना, वो मेरे दोस्त कोण ले लिया मैंने 90 डिग्री, है ना। तो ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा और सही बनाने की कोशिश। ये हमारे पास प्रॉपर फीलिंग आ गई 90 डिग्री की। तो मेरे दोस्त 90 डिग्री की प्रॉपर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर आ गया 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है ना, वो मेरे भाई 90 डिग्री अगर बन जाए तो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए, तो मैं ए बोल दूं, इसको ओ बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को ही हम कहेंगे समकोण, माने राइट एंगल। समकोण बोला जाएगा जो ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो जाए, है ना। एकदम सिंपल सी बात है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। कैसे सर? डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम देखो, डायग्राम हम बनाते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखा है, तो थोड़ा सा हम छोटा कर लेते। ये हमारे पास कोई रेखा है। अब मैं दोस्त क्या कर रहा हूं, है ना, मैं अगला रेखा बना रहा हूं। ये मैंने बनाया, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो ये कोण आएगा ना, ये वाला कोण, ये कोण मेरे भाई 90 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री से कम है। माफ कीजिए, 180 डिग्री से कम है। तो ये जो थीटा आएगा ना, ये कहलाएगा हमारे पास अधिक कोण, ए ओ, और इसको नाम दिया मैंने बी। तो मेरा आंसर होगा ए ओ बी। जो मेरे पास आया वो थीटा है, और इसको बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण होने का मतलब जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 से कम होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा थीटा, और 180 डिग्री से कम होगा। तो ऐसा एंगल कहलाता है हमारे पास, ऐसा कोण हमारे पास क्या कहलाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ऐसा कोण कहलाएगा आपके पास अधिक कोण, ठीक है। ये हमारा हो गया अधिक कोण। मुझे लगता है आपको ये दोनों बातें भी समझ में आ गई, एकदम आसानी से सर हमको समझ में आ गई बातें। तो आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सरल कोण या रिजु कोण, या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा उसको जरा हम समझते हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री बनाए। 180 डिग्री बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, या हम इसको कह सकते हैं रिजु कोण। ये मान लीजिए कि मेरे पास ये हमारे पास आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को बना रहा हूं अपोजिट साइड में, इसी का, ये, ठीक है। और ये जो मेरा पॉइंट था ना, ये मैंने मिलाया इस पॉइंट। तो ये जो पूरा एंगल आया ना मेरे भाई, ये पूरा एंगल कितना होगा? थीटा। तो आप कहोगे सर 180 डिग्री, और ये जो 180 डिग्री आया है ना, इसी को बोलते हैं रिजु कोण, या इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री हो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो इस
का भी आपको बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये रिजु कोण क्यों कहलाता है, क्योंकि 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, एक सरल रेखा पे बनने वाला जो अधिकतम कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। इस बात का हम यूज करेंगे आगे जाके क्वेश्चन में, एक रेखा पर अधिकतम 180 डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे, जिसकी बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक पॉइंट के चारों ओर जो कोण बनता है ना मेरे दोस्त, ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। अब आप मानते हो यहां से यहां तक आपको जाने में आप कहोगे सर आपने 90 से कम के एंगल की बात कर ली, 90 डिग्री की बात कर ली, 90 डिग्री से ज्यादा की बात कर ली, 180 डिग्री तक के कोण की बात कर ली। अब अगर हम पांचवे की बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की, तो मेरे भाई ये वो कोण होगा जो 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम हो जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती कोण। कैसे सर, डायग्राम बनाइए। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक बना, और फिर हम लोग दूसरा बनाते हैं यहां से, दूसरा मान लीजिए मैंने बनाया ये लाइन। ठीक है, तो अब ये लाइन बनाई तो अब प्रतिवर्ती एंगल कैसे बनेगा, ये जो भी एंगल होगा वो न्यून कोण, ये तो थीटा 90 से कम होगा, लेकिन इसके बाद ये जो कोण आएगा ना, ये कोण मानते हो आप 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम। तो मैं इस वाले एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, ये एंगल तो न्यून कोण होगा, मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो मेरे भाई जो ये थीटा होगा ना, वो आपके पास 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, 360 डिग्री से कम होगा। तो ये जो मेरे पास थीटा आया है ना, इस थीटा को बोलेंगे हम लोग प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स एंगल को बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि प्रतिवर्ती एंगल किसे कहते हैं, और मुझे लगता है कि आप बात समझ पाए सर, हाँ इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती एंगल। तो सारी बेसिक बेसिक बातें हैं ना, वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि पूरी बेसिक बातें इस क्लास में सिखा दूँ, ताकि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन करें वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इन बातों का आप एक बार नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद सिर्फ एक बार पढ़ेंगे ना, इसे याद हो जाएगी, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में एक एक चीज़ों को मैं बेसिक से धीरे धीरे आपको कराते हुए आगे बढ़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब हम आते हैं आगे, और अब हम आते हैं जरा कुछ और इम्पोर्टेंट एंगल की तरफ, जिसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट एंगल है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं, कि सर पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण कहलाते हैं पूरक कोण। अगर दो कोण हमारे पास दिए जाए और उन दोनों कोणों का योग अगर मान लीजिए 90 डिग्री आ जाए तो वो कहलाएंगे पूरक कोण। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, ये मैंने मान लीजिए एंगल बनाया, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, एक और मैं बना देता हूं, जैसे ये मैंने एंगल बनाया। मान लीजिए कि मेरे दोस्त ये जो एंगल है ना, ये मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए बीटा है। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इन दोनों कोणों का, क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा कैसे कोण होंगे, पूरक कोण, यानी दो कोण ऐसे जिनका योग 90 डिग्री आया वो पूरक कोण होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अतः अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा पूरक कोण है, पूरक कोण। तो दो कोण जिनका योग अगर हमको 90 डिग्री हो जाए तो वो कहलाएगा पूरक कोण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक कोण थीटा है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास एक एंगल है, एक कोण है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
तो मेरे दोस्त कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंगल अगर मान लीजिए ये थीटा है तो मानते हो दूसरा कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। जैसे मान लो मैंने कहा एक कोण 40 डिग्री है, तो मेरे दोस्त मुझे बताओ इसका पूरक कोण क्या होगा। तो आप कहोगे ना कि सर पूरक कोण वो होगा जिसको इसमें जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। माने 90 में से अगर 40 घटा दिया है तो क्या आ जाएगा इसका पूरक कोण। तो कितना होगा वो 50 डिग्री। आराम से देखो इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। मान लीजिए मैंने कहा कि एक कोण मेरे पास 35 डिग्री है, तो आप बताओ इसका पूरक कोण, तो आपको सर 55 डिग्री होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आपको एक कोण दिया जाए ना तो उसका पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से उसको घटा दो आप, तो वो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा उसका पूरक कोण आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ सर पूरक कोण ये होता है। अब मेरे दोस्त पूरक कोण के बाद आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होगा? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए वो कहलाते हैं समपूरक कोण। वो कहलाएंगे समपूरक कोण। जैसे जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने कोण बना के बताता हूं। ये हो गया। दूसरा मैं कोण बना रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैंने लिया। और एक मैं कोण बना रहा हूं अगला इस डायरेक्शन में, ये मैंने कोण बनाया। मान लीजिए कि ये जो कोण है ना आपके पास ये अल्फा है, मान लेते हैं ये कोण जो आपके पास है वो बीटा है। तो मेरे दोस्त ये पूरा कोण आपको मालूम है 180 डिग्री होता है, तो अल्फा और बीटा को जोड़ने पर भी क्या आता है 180 ही आएगा। तो कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर 180 डिग्री। और ऐसा आने का मतलब ये हो गया, अतः हम ये कह सकते हैं कि अल्फा तथा बीटा संपूरक कोण है। संपूरक कोण, तो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि कोई हमने यहाँ पे लिखा एंगल कोण, और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माने पूरक कोण, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल। तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो एक कोण आपके पास थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब मैंने कहा कि आप बताइए इसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपको मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल ऐसे होते हैं जिनका योग 180 डिग्री, एक अगर थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा। इसका सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मुझे बताओ, अगर मैंने कहा कि आपके पास एक एंगल 40 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? आपको सर पूरक कोण तो होगा 50, 90 में से 40 माइनस कर दो। अगर मैं इसका संपूरक कोण की बात करूं तो आपको सर 180 में से 40 घटा दो, तो 180 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा 140 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया समपूरक कोण। मान लीजिए मैंने कहा कि एक कोण है 60 डिग्री, तो इसका पूरक कोण बताओ कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप कहोगे सर 90 में से 60 घटाएंगे 30 डिग्री। मान लीजिए मैंने कहा इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप कहोगे सर 180 में से 60 घटा दो 120 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर आप मेरे दोस्त ध्यान से देख पा रहे होंगे ना इन दोनों में, तो ये दोनों को अगर ध्यान से देखोगे आप तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 90 डिग्री का। दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां से एक बात हमको ये समझ में आ गई कि पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। तो इस बात को भी आप याद रखना, मैं नोट डाल के इसको लिखवा देता हूं कि पूरक कोण माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तथा संपूरक कोण माने सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण के मध्य नब्बे डिग्री का अंतर होता है।
ये काम काम की सारी बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों एंगल भी समझ में आ गए कि सर पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। फटाफट से जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। अगर जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, आमने सामने के कोण, वो बराबर होते हैं, तथा इन कोणों को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे? जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे एक रेखा ये हो गई, अगली रेखा बनाते हैं अपन। मान लीजिए कि एक रेखा ये आ गई, ठीक है। हाँ सर, यहां तक बात समझ में आ गई। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेखा है और ये एक रेखा ये है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, पॉइंट मान लेते हैं अपन, ये हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ओ नाम देता हूं, अलग लिख देता हूं इधर ओ। इसको मैंने नाम दे दिया, रेखा को ए, बी, इसको नाम देते हैं सी, और इसको नाम दे दिया डी। आप मुझे बताओ इसमें कितने कोण बन रहे हैं टोटल? तो आप कहेंगे सर 4 कोण बन रहे हैं। कैसे? एक तो कोण बन रहा है ये वाला, एक कोण बन रहा है ये वाला, एक कोण बन रहा है ये वाला, और एक कोण बन रहा है ये वाला। 4 कोण बन रहे हैं। मान लीजिए मैं इस कोण को बोलता हूं एंगल 1, इसको मैंने कहा एंगल 2, ये एंगल 3 है, और इस कोण को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया कोण 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई, जब ये दोनों समांतर रेखा एक दूसरे को काट रही है ना, तो आमने सामने एंगल कौन सा है? 1 और 3, और 2 और 4। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और साथ में ये भाई बात ध्यान रखना कि बराबर होने के साथ साथ इन्हीं कोणों को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये बताना चाह रहे हो कि ये जो एंगल आया है ना, एंगल नंबर 1 और 3, ये हमारे लिए कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार से एंगल 2 और 4, ये एंगल 2 और 4 है ना, ये भी क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। और ये दोनों एंगल जो है ना, सेम भी होते हैं, माने 1 और 3 बराबर होंगे आपस में। इसका मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, ये भी बिल्कुल सही बात है। और 2 किसके बराबर होगा? 4 के। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब दो अपोजिट वर्टिकल एंगल बनेंगे, तो पहली बात तो बनते कब है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तब बनेगा। और साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो दोनों कोण आएंगे आमने सामने के, वो आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर। इसके साथ में इसमें एक बात जो और आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि किसी रेखा के, नोट डाल के मैं लिखवाता हूं, ये भी लाइन आप याद रखना, किसी रेखा के किसी रेखा पर एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये सर, ये क्या कहना चाह रहे हो आप? इसको जरा समझाओ। देखो, ये जैसे मान लीजिए रेखा है हमारी, ये सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा के एक तरफ या तो ये एंगल बनेगा, है ना, या ये एंगल बनेगा। तो ये जो कोण बनेंगे वो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसका मतलब मैं ये कहना जो चाह रहा हूं वो ये है कि किसी रेखा के एक साइड बनने वाला एंगल, जरा मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं, किसी रेखा के एक साइड बनने वाले एंगल को हाईलाइट करके मैं बताता हूं। ये मेरे भाई ये होगा, ये एक साइड बनने वाला एंगल। इसी तरीके से एक साइड बनने वाला एंगल कौन सा होगा? और ये वाला एंगल। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये कहलाएगा इसका वर्टिकल, सॉरी, ये दोनों रेखा कोणों का योग कहलाएगा 180 डिग्री होगा। तो रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है?
180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण, सॉरी गलत कर दिया मैंने, कोण 1 प्लस 2 नहीं सही है, कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 और बराबर कितना होगा 180, बराबर होगा 180 डिग्री। तो ये लाइन भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सर ये भी मुझे हटाओ, इसको इस हटा दो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, और साथ में दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, और ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको शीर्षाभिमुख से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैं सारी बातें आपको समझा पाया हूं। अब आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे डायरेक्टली। आइए अब बढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण की तरफ, कि आसन्न कोण क्या होते हैं। तो दोस्तों आसन्न कोण का मतलब यह है, देखिए तीन बातें, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अच्छा शीर्ष क्या होता है सर, शीर्ष बताओ। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने ये एंगल बनाया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जहां से दोनों रेखाएं गुजर रही है, दोनों किरण गुजर रही है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो ये कहलाता है शीर्ष, ये कहलाता है शीर्ष पॉइंट, ये हमारे लिए शीर्ष होता है। ठीक है, और उनमें एक तो उभयनिष्ठ कॉमन शीर्ष होना चाहिए, दूसरा एक कॉमन भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और उसके बाद कह रहा है कि तीसरी बात यह है उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत और स्थित होनी। कुल मिला के मैं डायग्राम से आपको बताता हूं, इस तरह डायग्राम से बताओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक रेखा आपके पास ये है, ठीक है, और रेखा बनाते हैं, तो एक और रेखा मैंने बनाया आपके सामने ये, और मैंने कोण बना, शीर्ष बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और रेखा बना रहा हूं इसमें, एक और रेखा बनाता हूं मैं, ये दो रेखाएं बनी है ना। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दो कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए इस कोण को मैंने कहा अल्फा और इस कोण को मैंने कहा बीटा, दो कोण है। आप ध्यान से देखो, ये इनका कॉमन वर्टेक्स आ गया, उभयनिष्ठ शीर्ष, तो क्या बोलेंगे कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स उभयनिष्ठ शीर्ष। और ये जो हमारे पास आई है ना, ये जो मैंने अलग कलर से यहाँ पे जो आपको शो कर रखा है, ये है कॉमन साइड, या कॉमन लाइन भी बोल सकते हो, या कॉमन साइड बोल सकते हो, कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा। तो मेरे दोस्त कोई भी दो कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे, जब उनका एक कॉमन शीर्ष हो, एक कॉमन भुजा हो, और जो दो भुजाएं और बने वो इस कॉमन लाइन के विपरीत, और विपरीत और का मतलब एक लाइन अगर नीचे है तो दूसरी इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो दोनों कोण आएंगे अल्फा और बीटा, ये कहलाते हैं आसन्न कोण, ये कहलाते हैं आसन्न कोण। बहुत काम की बात है, ध्यान रखना। तो अल्फा और बीटा आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आपको मेरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई कि सर आसन्न कोण क्या होता है। तीन बातें ध्यान रखनी है, एक तो उसका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन भुजा होनी चाहिए, और उस भुजा के दो जो भुजाएं है ना जो कॉमन नहीं है वो विपरीत और उस कॉमन भुजा के होनी चाहिए। तो ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। माने इस प्रकार के जो कोण होते हैं ना जो पास पास बने होते हैं, ये कहलाते हैं आसन्न, ये कहलाते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण की कहानी आपको समझ में आ गई। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, अगला मतलब बात, अगली चीज पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास अगले में रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म क्या होता है, ये एक आसन्न कोण ही है, बस इसमें क्या होगा, वो जो दोनों आसन्न कोण आएंगे ना उनका योग 180 डिग्री हो जाएगा, वो रैखिक कोण युग्म है। रैखिक युग्म कोण एक ऐसे दो आसन्न कोण है, कोणों का युग्म होता है जिनका योग 180 डिग्री हो जाए। ऐसे दो कोणों का योग जिनका, ऐसे दो कोणों का युग्म जिनका योग कितना बन जाए 180 डिग्री। जैसे मान लो
मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये एक हमने रेखा बनाया, ठीक है, ये मान लेते हैं हमने एक रेखा बनाया और मैंने फिर यहाँ से क्या किया कि यहाँ से मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है, और ये मैंने बनाया। तो आप मुझे बताओ, आपको देख के ये बात, क्या ये बात देख के आपको नहीं लगता कि सर ये देखो, ये जो आपने बनाया ना, ये इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, किसका? इन दोनों कोणों का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का। आप इसको अल्फा नाम दे रहे हो, इसको बीटा नाम दे रहे हो, और सर देखो ये आपकी कॉमन लाइन आ गई, ये उभयनिष्ठ रेखा आ गई, और ये जो दोनों रेखाओं के बीच में जो कॉमन रेखा नहीं है ना, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। देखो एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो अब आपको लगता होगा कि सर ये तो आसन कोण ही है, लेकिन ये एक स्पेशल तरह का आसन कोण हो गया। माने अल्फा और बीटा जो है ना, अल्फा एंड बीटा आसन कोण तो है ये, यहाँ सर ये आसन कोण तो है, लेकिन आसन कोण होने के साथ साथ इन दोनों कोणों का योग अगर देखा जाए ना तो 180 डिग्री आ रहा है। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, हमने पढ़ा अभी लाइन पढ़ी कि किसी एक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो वो कहलाते हैं रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण। तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा एंड बीटा रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है। तो मुझे लगता है कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ से रैखिक युग्म कोण की कहानी भी समझ में आ गई। ध्यान रखना ये दोस्तों, सारा चीज़ है ना हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो एक बार जरूर आप इनके नोट्स बना के, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के इनको है ना, आप एक बार जब अगली कल की क्लास में आप क्वेश्चन देखने आओ ना, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ये सारी बातें पढ़ के आना, और मैं उम्मीद है कि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे आपको सारी बातें सिखाता जा रहा हूँ, है ना। चलिए अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण का समद्वि भाजक। कोण के समद्वि भाजक का मतलब ये हुआ कि एक कोण को दो बराबर भागों में बांटना, ये कहलाता है समद्वि भाजक। जैसे जैसे कि मतलब ये है कि आप पढ़ो इसको तो आप कहोगे सर जब एक रेखाखंड किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है तो उसको कहते हैं समद्विभाजक। जैसा इसका नाम है समद्विभाजक, इसका मतलब समान दो भागों में बांटने वाला, और किसको? कोण को, तो इसलिए बोलेंगे कोण का समद्विभाजक। जैसे जैसे कि यहां देखो, ये मान लीजिए मेरे पास एंगल है, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, तो भी थोड़ा नीचे ले, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें मैंने एक कोण बनाया, ये मैंने एक रेखाखंड बनाया जो इनको बीचों बीच से एकदम काटती हुई जा रही है। मान लीजिए मेरे पास बनाया मैंने, तो मेरे दोस्त जो ये एंगल है मान लो अल्फा है, और ये भी अल्फा ही हो, तो ये कहलाएगा इसका समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक कहलाएगा, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक कहलाएगा। एंगल को दो भागों में बांट रहा है इसीलिए इसको बोलेंगे कोण समद्विभाजक। जैसे मान लो अगर ये O पॉइंट है, इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, और इसको मैं C बोल दूं, तो आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोण और ये कोण बराबर है। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल BOC के। AOB एंगल और BOC बराबर होंगे। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि सर ये जो पूरा AOC एंगल है ना, उसका आधा होगा, ये आधा, क्योंकि इसके दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो आधा कैसे करते हैं? 1/2 एंगल AOC। तो ये हमारे पास आ गया समद्विभाजक के बारे में कहानी कि सर ये होता है समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। मुझे लगता है कि आपको एकदम बात अच्छे से समझ में आ गई। सर कोण समद्विभाजक की कहानी समझ में आई, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, कोण को दो समान भागों में बांटना कोण समद्विभाजक कहलाता है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए, अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है, जो बहुत ही काम का है। कई बार हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे कि कोण का समद्विभाजक कोण की दोनों भुजाओं से लंबवत समान दूरी पर होता है। इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब क्या है सर, ये समझाओ आप। ये बात ऐसे हवा में समझ में नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ये मेरे पास एक रेखा है और मैं एक कोण बनाना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए मैंने इनके बीच में एक कोण बनाया, ठीक है। और अब मैं इसका कोण समद्विभाजक बनाता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोण समद्विभाजक ये मैंने बनाया। ये मेरे दोस्त मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये थ्योरम, ये एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा है। तो मेरे दोस्त ये पूरी लाइन ये कह रही है कि कोण समद्विभाजक कोण को दोनों भुजाओं से लंबवत समान दूरी पर होता है। माने अगर मैं इस पे कोई बिंदु ले लूं, अगर मैं इस पे कोई बिंदु लूं, जैसे मान लो ये मैंने कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट से लंबवत रेखा इसके ऊपर खींचूं, इससे अगर मैं लंबवत रेखा खींचूं इसके ऊपर ये, और फिर मैं क्या करूं, इसके बाद में यहां से इसके ऊपर भी लंबवत रेखा खींच दूं। मान लो ये मैंने कहा कि लंबवत रेखा है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का रेखा है, ये भी 90 डिग्री है। लंबवत रेखाएं हैं अगर ये, तो लंबवत रेखाएं अगर ये दी हुई है, मान लो इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो ये पूरी लाइन का मतलब है कि जो कोण समद्विभाजक होती है ना, वो दोनों रेखाओं से लंबवत समान दूरी पर, माने ए बी और ए सी बराबर होगा। ये कहने का मतलब है कि ए बी बराबर कितना होगा, ए सी। ये पूरी इस घटना का मतलब है। जो हमने बात पूरी पढ़ी है ना, पूरी बात का ये मतलब हुआ कि ए बी और ए सी कैसे होंगे आपस में बराबर। यानी ये पूरा ये कहना चाहता है कि कोण समद्विभाजक पर आप कोई भी बिंदु ले लो, जैसे आपने यहाँ पे कोई बिंदु लिया, ये बिंदु लिया, और अब आप चाहो तो आराम से कि सर यहाँ से बिंदु लेने के बाद मैं अगला इसके ऊपर लंब डालता हूँ ये, ठीक है, और फिर अगला लंब सर मैं यहाँ से इस पे डालता हूँ। तो ये जो चीज आई है ना सर, ये जो दोनों है ना वो आपस में बराबर होंगे इस दूरी से। जैसे इसको एक्स वाई, इसको मान लीजिए मैंने जेड बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबवत दूरी एक्स वाई और ये जेड एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई और वाई जेड, सॉरी एक्स जेड आपस में बराबर होंगे। ये मेरे भाई पूरी कहानी का हमारा मतलब है। मुझे लगता है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हाँ सर, जो आप समझाना चाह रहे हो अब जाके समझ में आ गया कि क्या इस पॉइंट का मतलब है। इस पॉइंट का मतलब जो है ना वो यही है, सिंपल सा, कि कोण का समद्विभाजक कोण की दोनों भुजाओं से लंबवत समान दूरी पर होता है। तो ये दूरी हमेशा कैसी होगी, समान होगी। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये बात समझा पाया हूं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग ये पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हमारा है ना वो इसमें और हमको पढ़नी चाहिए, जो बहुत काम की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। ध्यान से समझना, यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हो और एक तिर्यक रेखा एक्स वाई उनको निम्न प्रकार से प्रतिच्छेद करे। कैसे सर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए बी और सी डी हमारे पास दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी, और दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरे पास एक रेखा है और अब मैं अगली रेखा बना रहा हूं इधर, ये दोनों रेखा। अब मैं कह रहा हूं कि इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। मान लीजिए इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा काटने वाली मैं कुछ बना देता हूं इस टाइप का। ये मान लीजिए इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो मेरे भाई अगर इनको तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो अब इसमें होता क्या है वो जरा हम समझते हैं कि क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या आएगी और बहुत काम की क्यों है। क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से करने वाले हैं, इसी थ्योरम से करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि सर अब मान लेते हैं कि ये जो कोण है, मान लिया 1, ये कोण मान लेते हैं हमारे पास है 2, 2 है। इस कोण को मान लीजिए सर 3, इस कोण को बोल दिया सर हमने, इस कोण को सर मान लीजिए मैंने बोला 5,
ये कोण मान लीजिए मेरे पास है 6, ये कोण है मेरे पास 7, और ये कोण मान लीजिए मेरे पास है 8। सारे 8 कोण बन रहे टोटल। दो समांतर रेखाएं हैं, इनका नाम भी लिख लेते हैं ए बी और सी डी। तो मान लो ये रेखा हो गई ए बी और ये रेखा है हमारे पास सी डी, ठीक है। और ये रेखा है जो इसको नाम दे दिया हमने एक्स वाई, ये रेखा है एक्स वाई। अगर ये पूरी कहानी, ये पूरी बात को हमने यहाँ डायग्राम बना के बता दिया। अब इस डायग्राम में जरा समझना आगे की बात। पहली जो लाइन हमारे पास एंगल का है वो कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। तो मेरे भाई संगत कोण क्या होंगे? तो मेरे दोस्त संगत कोण जो है ना ये वाले होंगे, ये संगत कोण होगा। 1 और 5 संगत कोण कहलाएंगे, 3 और 7 संगत कोण कहलाएंगे, 7 वाले कोण संगत कोण। कोरेस्पोंडिंग एंगल 2 और 6 संगत कोण कहलाएंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो लाइंस के होंगे ना एंगल के, वो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। 2 और 6 संगत कोण, 4 और 8 संगत कोण। तो ये जो संगत कोण आते हैं ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो इससे बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। संगत कोण पहली बात तो होंगे कौन कौन से? संगत कोण समान होते हैं। कैसे होते हैं उसको जरा समझो। देखो, वो बात यह है कि एंगल एक जो होगा वो किसके बराबर होगा? 5 के। एक का संगत कोण 5 कोण, 3 का संगत कोण 7 का मतलब कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। इसी तरीके से आप इस साइड आओ, तो इस साइड आओगे तो 2 किसके संगत कोण है? 6 के। 2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। इसी तरीके से कोण जो 4 होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सब कहलाते हैं संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, संगत कोण है ये सारे, और ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। ये है संगत कोण, इनको बोला जाता है संगत कोण। और संगत कोण तभी बनेंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। मेरे दोस्त एकांतर कोण कौन से होते हैं वो जरा समझना है ना। तो अब मैं एकांतर कोण की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूं। देखिए, एकांतर कोण कहलाते हैं, एक तो ये तीन वाला जो मैं बता रहा हूं, 3 और 6 ये आपस में एकांतर कोण है। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 5 ये हमारे लिए एकांतर कोण होंगे, माने जिनमें जेड की आकृति बने। जैसे दो समांतर रेखा मान लीजिए ये है, और ये हमारे पास दो समांतर रेखा ये और ये, इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये जो कोण होते हैं ना वो एकांतर कोण कहलाते हैं, जेड की आकृति के अंदर। जैसे आप देखोगे, आप कहोगे सर देखो ये और ये जेड की आकृति बन रही है कुछ ऐसी, और आप बोलोगे कि सर ये एंगल और ये एंगल कहलाएगा हमारे लिए एकांतर कोण। ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। इसी तरीके से देखो, आपको जेड की आकृति बनती हुई दिख रही होगी, इधर दिख रहे हो आप, ये देखो ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये कहलाएगा हमारे लिए एकांतर कोण। इसका मतलब कोण 3 और 6 एकांतर कोण है, कोण 4 और 5 कैसे कोण है? एकांतर कोण, और दोनों ये एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर इसको हम एक काम करते हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 6, कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के। एंड अगला एकांतर कोण कौन सा आएगा? 4 और 5, तो कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, और मेरे दोस्त इसी को बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। ये हमारे पास आ गया एकांतर कोण। एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं सर क्रमागत आंतरिक कोण क्या होते हैं? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण होते हैं। अब देखिए, इसको भी जरा ध्यान से समझना। अब मैं इसको अलग कलर से थोड़ा दर्शाता हूँ, पिंक कलर से दर्शाता हूँ। क्रमागत आंतरिक कोण ये कहलाते हैं 3 और 5,
ये क्रमागत आंतरिक कोण है, क्रमागत आंतरिक कोण, अंदर की तरफ बनने वाले कोण। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 5 ये कहलाएंगे क्रमागत आंतरिक कोण, और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों बराबर नहीं होते, संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्रमागत कोण बराबर, क्रमागत आंतरिक कोण बराबर होते हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होते हैं, और वो होते हैं 3, 5। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 5 ये क्रमागत आंतरिक कोण है और इनका योग होता है 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 और 6 की, तो ये भी होगा 180 डिग्री। तो हम बोल देते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। इसको भी हम जरा बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इसको बोलेंगे क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण। ये हो गया हमारा इंटीरियर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं और क्रमागत आंतरिक कोण क्या कहलाते हैं। तो मैंने इस क्लास में पूरी आपको, जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और मैंने लगभग पूरा जो लाइन और एंगल से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी जो हमको पढ़नी चाहिए थी, मैंने सारी बात को एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर किया है। लेकिन आप एक बार कोशिश करके इसको पढ़ के नोट्स बनाना, और अगली क्लास में आने से पहले आप इन सारी बातों को पढ़ के आना, समझ के आना कि सारे बातों का क्या मतलब है। क्योंकि जब तक आप एक एक बेसिक बातों को नहीं समझोगे ना, आपको ज्योमेट्री पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान टॉपिक है। बस ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कौन सा एंगल क्या होता है, कितना होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। और मैंने पूरा आपको समझा दिया है, और मेरी कोशिश होगी कि क्वेश्चन कराते समय भी मैं आपको सारी बातें याद दिलाऊं, बताऊं। लेकिन आप प्रॉपर इसके नोट्स जरूर बनाना, और नोट्स बनाने के बाद इसको पढ़ना जरूर, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।